कहानी की शुरुआत होती है। हम मैक्स नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी कार में बैठकर अपनी मॉम का वेट कर रही है। उसकी मॉम का नाम एमेंडा है जिसने ब्लड पाथ के एक स्लैशर मूवी में काम किया है। अब थोड़ी देर बाद एमेंडा भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो दोनों कार से आगे बढ़ने लगते हैं। अब चलते चलते उन्हें काफी रात हो जाती है और मस्ती के बीच में ही उनकी कार एक दूसरी कार से टकरा जाती है और अब उनका बहुत ही बड़ा एक एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट के दौरान मैक्सी मदर एमेंडा बहुत ही बुरी तरीके से मारी जाती है। अब यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब हम यहाँ पर मैक्स को देखते हैं जो कि अपने माँ के हादसे को पूरी तरीके से भुला चुकी है और अपने 2 दोस्तों गैरेटी और क्रिस के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। तभी वहाँ पर उनका एक और फ्रेंड आता है जिसका नाम डंकन है। वो उन सभी को बताता है कि शहर के सिनेमा घरों में एक बार फिर से ब्लड पाथ मूवी की स्क्रीनिंग होने वाली है और डंकन इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी है। वो उन सभी को उस फिल्म को दिखाने के लिए ले जाना चाहता है और ये वही मूवी है जिसके अंदर मैक्स की मदर एमेंडा ने काम किया था। मैक्स उस मूवी को देखने के लिए थोड़ा अनकंफर्ट फील करती है और अपने दोस्तों को मना कर देती है, लेकिन डंकन उन्हें बताता है कि उस मूवी में बहुत ही ज्यादा हॉरर और डरावनी चीजें हैं और जो कि डंकन और उसके दोस्तों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और वो कहता है कि हमें इस मूवी को देखने के लिए जरूर जाना चाहिए। अब ना चाहते हुए भी मैक्स उन लोगों को हाँ कर देती है। अब रात होने पर सभी दोस्त थिएटर पहुंच जाते हैं जहां पर हमें मैक्स की एक बहुत ही पुरानी फ्रेंड को भी दिखाया जाता है जो कि दरअसल उन्हीं लोगों के साथ मूवी देखने के लिए आई है और उस फ्रेंड का नाम विकी है। अब सभी लोग थिएटर के अंदर पहुंच जाते हैं और जहां पर हम देख पाते हैं कि ब्लड पाथ मूवी उस समय की बहुत ही ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी थी और इसी कारण से उसे दोबारा से रिलीज किया गया था और हम देखते हैं कि उसे देखने के लिए पूरा थिएटर खचाखच भरा हुआ है। और अब थोड़ी देर बाद ही मूवी स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग मूवी में दिखाए जा रहे ड्रामे के सीन को देखकर एंजॉय करते हैं और उसी थिएटर में हम एक शराबी को देखते हैं जो कि अपने हाथ में रखे हुए शराब की बोतल को मुंह में लगाकर शराब पी रहा था। शराब पीने के बाद वो उस बोतल को वहीं पर ही फेंक देता है। वो शराब की बोतल लुढ़कते हुए पर्दे की तरफ चली जाती है। इसी दौरान उसके अंदर भरी हुई शराब पूरे थिएटर में फैल जाती है। दूसरी तरफ हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि सिगरेट पीने लगता है। इस दौरान सिगरेट की लो से उस थिएटर के अंदर चारों तरफ आग लग जाती है जिसके बाद वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है। मैक्स अपने सभी दोस्तों को बचाने के लिए सभी को इकट्ठा करके थिएटर पर चल रहे पर्दे के पास आकर उस पर्दे को एक चाकू से काट देती है और अपने सभी दोस्तों को लेकर उसके अंदर पहुंच जाती है ताकि उसके दोस्त किसी तरीके से आग से बच जाएं। पर्दे के दूसरी तरफ पहुंचने के बाद मैक्स और उसके सभी साथी बेहोश हो जाते हैं और जब उनको होश आता है तो वो सभी अपने आप को एक जंगल के अंदर पाते हैं और उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिर वो लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे। थोड़ी देर बाद हम 2 लोगों को देखते हैं जो कि एक वैन से उन लोगों के पास आते हैं। मैक्स और उनके सभी साथी उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो दोनों लोग जो कि वैन से उन लोगों के पास आए थे वो वही कैरेक्टर थे जो कि ब्लड पाथ मूवी में दिखाए जा रहे थे। उन सभी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो दोनों कैरेक्टर उस वैन से वहाँ पर बार बार गुजरते हैं, यानी कि समय सीमा के हिसाब से ये मूवी एंड होती है तो ये कैरेक्टर दोबारा से रिप्ले होते हैं। इस बार डंकन सभी लोगों को कहता है कि दरअसल वो लोग इस मूवी के अंदर आ चुके हैं और ये 1980 का समय है जिस दौरान इस मूवी को शूट किया गया था। डंकन उन लोगों से कहता है कि हम इस मूवी से तभी बाहर आ पाएंगे जब ये मूवी अपना रन टाइम पूरा कर लेगी। उन सभी लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं होता है और उन सभी लोगों को विश्वास हो जाता है कि वो लोग 90s के टाइम पर आ चुके हैं और ये सच में ही एक फिल्म चल रही है। और थोड़ी देर बाद वो सभी दोस्त उस वैन के अंदर बैठकर जाने लगते हैं और तभी मैक्स उसी वैन के अंदर अपने मॉम अमेंडा को भी देखती है जो कि दरअसल यंग दिख रही थी क्योंकि जब उसने इस मूवी को शूट किया था तो वो जवान थी। मैक्स अमेंडा को देखकर इमोशनल हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद वो सभी लोग एक घर के पास पहुंचते हैं जहां पर अमेंडा मैक्स और उन सभी लोगों को एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है। डंकन और उसके सभी साथी समझ जाते हैं कि आगे वो लोग अब क्या करेंगे क्योंकि उन सभी ने इस मूवी को कई बार देखा था और इस मूवी के हर सीन उन्हें याद थे और उन लोगों को ये भी मालूम है कि इस मूवी में एक सीरियल किलर भी है जो कि दरअसल इकट्ठा हुए लोगों को भयानक मौत मारता है। इस बात की जानकारी होते हुए भी मैक्स और उनके साथियों को कुछ भी अजीब नहीं लगता है और वो पार्टी में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग उस जंगल को एक्सप्लोर करने लगते हैं जहाँ पर मूवी के उन्हें 2 कैरेक्टर नजर आते हैं जो कि जंगल में ही इंटीमेट हो रहे थे और तभी वहाँ पर वही सीरियल किलर आ जाता है जो कि अपने हाथ में रखे हुए हथियार से उन दोनों को वहीं पर ही खत्म कर देता है। डंकन ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो सीरियल किलर के साथ पिक्चर लेने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग इस मूवी के कैरेक्टर नहीं है, इस कारण वो सीरियल किलर उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन तभी वो सीरियल किलर अपने पास में रखे हुए हथियार से डंकर को भी खत्म कर देता है। ये सभी कुछ देखकर वो लोग उसी घर की तरफ भाग जाते हैं जहाँ पर मैक्स सभी लोगों को कहती है कि हम सभी लोगों को अलग अलग रहना होगा नहीं तो वो
सीरियल किलर हम सभी लोगों को खत्म कर देगा, जैसा कि वो सीरियल किलर अक्सर किया करता है। इसके बाद हम एक पोला नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अभी अभी उसी घर के पास आई हुई है, जो कि दरअसल ब्लड पाथ मूवी की अकेली बची हुई सर्वाइवल होती है। जब मैक्स और उसके साथी मूवी के कैरेक्टर से सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी उन सभी लोगों को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो सभी लोग देखते हैं कि वो सभी लोग एक पुराने समय में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि किसी समर वेकेशन को मनाने के लिए एक कंट्री साइड में आए हुए हैं। उन्हीं सबके बीच एक डरा हुआ एक विली नाम का बच्चा होता है जिसे वो सभी लोग मिलकर बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं और इस दौरान वो लोग उसके ऊपर कुछ पटाखे भी फेंक देते हैं, जिस कारण विली का पूरा चेहरा खराब हो जाता है। इसके बाद वो बच्चा अपने लिए एक मास्क बनाता है ताकि आग से झुलसे हुए वो अपने भयानक चेहरे को सभी से छुपा सके, और अब वो मास्क लगाकर सभी बच्चों से अपना बदला लेता है जिन्होंने उसकी ये हालत की थी। वो अपने हाथ में हथियार लिए हुए सभी बच्चों को बड़ी बेरहमी से खत्म कर देता है और ये सब कुछ होते हुए फ्लैशबैक में मैक्स और उसके सभी साथी देख रहे होते हैं। इसी दौरान गैरेटी पर उन मारे गए बच्चों का खून आकर गिरता है और अब वो लोग वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहां पर हम देख पाते हैं कि गैरेटी के चेहरे पर वही खून लगा हुआ है जो कि फ्लैशबैक से निकलकर उस बच्चे की बॉडी से उसके चेहरे पर गिरा था। उसके चेहरे पर लगा हुआ खून देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं और उन लोगों को समझ में आ जाता है कि वो विली नाम का लड़का ही सीरियल किलर है जो कि बुरी तरीके से मूवी में लोगों को खत्म कर रहा है। सभी लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं और अब हम उन दोनों कैरेक्टर को देखते हैं जो कि सबसे पहले मैक्स और उनके साथियों को इस जंगल में मिले थे, जो कि अपनी कार को लेकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी की स्पीड तेज होने के कारण उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है, जिस कारण से गाड़ी में बैठा हुआ मेन कैरेक्टर गाड़ी से निकलकर दूर गिर जाता है और उसका शरीर बुरी तरीके से बैंड हो जाता है और जिस कारण से उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है और फीमेल कैरेक्टर भी अब वहीं पर ब्लास्ट में मारी जाती है। ये सब कुछ देखने के बाद मैक्स और उसके सभी साथी फिल्म के सभी कैरेक्टर्स को बताते हैं कि वो लोग इस मूवी में फ्यूचर से आए हैं। वो उनको बताते हैं कि वो लोग किस तरीके से इस मूवी का हिस्सा बने हैं। उसके सभी साथी कैरेक्टर भी इस बात को मान लेते हैं क्योंकि उन लोगों को भी लगता था कि मैक्स और उसके साथी इस समय के बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। इसके बाद हम क्रिस नाम के लड़के को देखते हैं जो कि उस विली नाम के सीरियल किलर को पकड़ने के लिए उन सभी लोगों को अपने प्लान के बारे में बताता है। वो कहता है कि हमें किसी तरीके से उस किलर को इस घर के अंदर बुलाना होगा और हम इस दौरान पूरे घर में ट्रैप लगा देंगे जिससे कि वो हमारे ट्रैप में फंस जाएगा और फिर हम उसे आसानी से खत्म कर देंगे और इस तरीके से हम लोग इस मूवी से बाहर भी निकल सकते हैं। अब इस बात से सभी लोग एग्री करते हैं और क्रिस के बताए मुताबिक उस घर में ट्रैप लगाते हैं। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर सभी लोग विली को बुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब वो लोग इस घर में ड्रामा करते हैं कि इस घर में किसी तरीके की पार्टी हो रही है और एक लड़की अब उस किलर को बुलाने के लिए वहाँ पर डांस करने लगती है और तभी उस लड़की को वहीं पर घर के बाहर वही किलर नजर आता है जो कि उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसे देखकर वो लड़की बुरी तरीके से डर जाती है और उन्हीं लोगों के बिछाए गए ट्रैप में जाकर फंस जाती है और उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाते हैं, लेकिन अब वो प्लान बी के लिए भी रेडी हो जाते हैं। किलर के अंदर आते ही क्रिस दरवाजे को बंद कर देता है और गैरेटी सीढ़ियों पर खड़ी होकर एक रस्सी को काट देती है जिससे कि एक बहुत ही भारी लकड़ी बंधी हुई थी। अब रस्सी कटते ही वो रस्सी किलर के ऊपर आ गिरती है और उसे दरवाजे की तरफ धक्का लगता है। अब वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को लगता है कि उन लोगों ने उस खुखार किलर को खत्म कर दिया है और अब वो सभी लोग चैन की सांस लेते हैं, लेकिन अभी वो किलर मरा नहीं था। वो एक बार फिर खड़ा होता है और मूवी के एक कैरेक्टर को बहुत ही बुरी तरीके से खत्म कर देता है और ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। दरअसल वो लोग इसलिए भाग रहे थे क्योंकि उन्होंने एक दूसरे रूम में उस किलर के लिए एक दूसरा ट्रैप लगाकर रखा हुआ था। मैक्स और उसके साथी उस किलर को एक एरो की मदद से आग लगाकर उस किलर की बॉडी पर मारते हैं, लेकिन उस एरो का असर उसकी बॉडी पर बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन अभी भी किलर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है और अब वो किलर दूसरे रूम में आ जाता है जहाँ पर गैरेटी और विकी अपने अगले हमले के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। वो छत पर रखे हुए पेट्रोल की बाल्टी को उस किलर के ऊपर गिराकर उसे जलाकर मारने की कोशिश करते हैं और उस कमरे में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट से पहले क्रिस, अमेंडा और मैक्स वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उस ब्लास्ट में गैरेटी और विकी मारे जाते हैं। लेकिन अब हम उसी किलर को देखते हैं जो कि अभी तक जिंदा था और अब उसकी बॉडी पूरी तरीके से जल रही थी, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से एक्टिव था और अब वो उन तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। वो किलर भी उन लोगों का पीछा करता है और क्रिस को पकड़ के घायल कर देता है और अमेंडा को भी पकड़कर अपने साथ ले जाता है।
मैक्स घायल क्रिस को ले जाकर चर्च में छोड़ देती है और अपनी मॉम यानी कि अमेंडा को बचाने के लिए उस किलर के पीछे जाती है। अब जंगल में आगे बढ़ते हुए वो एक झोंपड़े के पास पहुंचती है जहां पर उसकी मॉम अमेंडा उसे मिल जाती है, जिसे कि उस किलर ने बांध कर रखा हुआ था। और तभी वो किलर भी वहां पर आ जाता है जो कि मैक्स को बुरी तरीके से मारने लगता है। ये देखकर अमेंडा को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो किसी तरीके से उस किलर का सामना करती है और वो उसे किसी तरीके से घायल करके मैक्स को उसी चर्च में वापस लेकर आ जाती है। और जहां पर उन्हें पता लगता है कि घायल होने की वजह से क्रिस भी मारा गया है। इसके बाद अमेंडा मैक्स को बचाने के लिए उस किलर को खत्म करने के लिए अकेले ही उसके पास जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि जिस तरीके से इस मूवी का एंड हुआ था उसी तरीके से इस कहानी का भी एंड होगा, क्योंकि मूवी में सिर्फ एक ही सर्वाइवर लड़की बची हुई थी और अमेंडा को लगता है कि वो लड़की मैक्स होनी चाहिए। तो फिर वो अपनी परवाह नहीं करते हुए उस किलर के पास पहुंच जाती है, जहां पर वो किलर उसे बहुत ही बेरहमी से खत्म कर देता है। अब मैक्स उस किलर को खत्म करने के लिए अपने हाथ में हथियार लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है और मौका पाते ही उस किलर का सर धड़ से अलग कर देती है और किलर को एक ही झटके में खत्म कर देती है। जिसके बाद हमें उन सभी दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि किसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हमें अब पता लगता है कि उसके सभी दोस्त भी अब जिंदा हो चुके हैं और हॉस्पिटल में मौजूद हमें उनकी बॉडी पर उसी तरीके के घाव देखने को मिलते हैं जिस तरीके के घाव उस सीरियल किलर ने उन्हें दिए थे। हालांकि वो सभी लोग बिल्कुल ठीक थे और यहाँ पर हम सभी समझ पाते हैं कि ये कोई फिल्म की कहानी नहीं थी, बल्कि ये पूरी तरीके से सच था। मैक्स और उसके सभी साथी उस फिल्म के अंदर एक्चुअल में पहुंच चुके थे, जहाँ पर उनका सामना उसी सीरियल किलर से हुआ था जिसने की ब्लड पाथ मूवी में बहुत ही ज्यादा खून खराबा किया था। और अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो फिर दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना